नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे हम इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। किसके बारे में? इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। भारत में कृषि के अंतर्गत बात करेंगे। एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत में कृषि एवं उनसे संबंधित फसलों के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक वीडियो हमने और अपलोड कर रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसमें हरित क्रांति के अंतर्गत उनकी जितनी भी क्रांतियां हैं, जितनी भी उसके अंतर्गत फसलें हैं, जितने भी उसके अंतर्गत कल्चर हैं, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसमें केवल हम स्टडी करेंगे भारत में एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। तो समझ लेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। कृषि यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। भारत की जलवायु विशेषकर तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जैसे वर्ष भर वर्षा होती है वैसे ही हम कृषि करते हैं, ठीक है। कृषि उत्पादन के अनुकूल रहती है, तो वर्ष भर जो वर्षा होती है उसी के अनुकूल रहती है। जलवायु की विविधता के कारण भारत में उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, देखिए एक तो उष्ण है, एक उपोष्ण है और एक शीतोष्ण है, सभी फसलें उगाई जाती हैं। अब देखिए, अगर बात करें भारत में कृषि के जनक के बारे में, तो एमएस स्वामीनाथन को भारत में कृषि विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कृषि विज्ञान के जनक कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन है। तो ये इसके कुछ तथ्य हैं जो उसकी वर्बल जानकारी है। देखिए, अगर बात करें भारत में कृषि के क्षेत्रफल के बारे में, तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, भारत में जो कृषि का क्षेत्रफल है वो केवल कितना है? 51% है। कृषि का क्षेत्रफल कितना है? 51, या फिर कह सकते हो 51%। वहीं अगर भारत में वन के क्षेत्रफल के बारे में बात करूं, तो जो वन का क्षेत्रफल है वो मात्र और मात्र 21% है। कितना है? 21%। वहीं अगर मैं बात करूं चारागाह के क्षेत्रफल की, तो भारत में जो चारागाह का क्षेत्रफल है, वो मात्र और मात्र 4% है। वहीं अगर बंजर भूमि की बात करूं, भारत में जो बंजर भूमि का क्षेत्रफल है वो मात्र और मात्र 24% है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करेंगे भारत की मुख्य फसलों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रबी की फसल के बारे में। किसके बारे में? रबी की फसल या रबी क्रॉप्स। तो देखिए, शीत ऋतु की फसलें रबी फसलें कहलाती हैं, ठीक है। कौन सी? तो शीत ऋतु की फसलें जितनी भी होंगी वो रबी फसलें कहलाती हैं। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर गर्म वातावरण नहीं होगा तो जो फसल बुआई होगी जिस फसल की, वो अगर वातावरण गर्म नहीं होगा तो वो पकेगी नहीं, ठीक है। अब देखिए, फसलें सामान्यतः अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती हैं, ठीक है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, बरसीम, आलू, मसूर, लुसर्न आदि चीजें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने समझा अभी किसके बारे में? रबी की फसल के बारे में। देखिए, बात करेंगे अब खरीफ की फसल। किसकी फसल? खरीफ की फसल। तो इसमें समझिएगा, इस फसल को पतझड़ वाली फसल भी कहते हैं। कौन सी? पतझड़ वाली। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछता है कि पतझड़ वाली फसल किसे कहते हैं, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत जितनी भी फसलें आती हैं उन्हीं को कहते हैं। देखिए, ये वर्षा काल की फसलें होती हैं, ठीक है। कैसी? तो वर्षा काल की फसलें होती हैं और जुलाई और अक्टूबर, ठीक है, जुलाई से अक्टूबर तक का इसका पूरा कार्यक्रम होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण। देखिए, बोते समय तो अधिक तापमान की आवश्यकता होगी, बोते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होगी, और काटते समय या पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। देखिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? देखिए, ज्वार है, बाजरा है, धान है, मक्का है, मूंग है, सोयाबीन है, लोबिया है, मूंगफली है, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू आदि सब इसके अंडर आती हैं। तो ये बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, खरीफ की फसल। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था इसमें
कि पतझड़ वाली फसल कौन सी है, तो याद रखना एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था, तो उसमें बच्चे कंफ्यूजन में आ गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, पतझड़ वाली फसल जो है खरीफ की फसल को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे जायद फसलें। कौन सी? जायद क्रॉप्स। तो देखिए, एक अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु की फसल है जो रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में मार्च में बोकर जून तक ले जाती है। ठीक है, तो ऐसा है कि मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक इसका सफाया हो जाता है। ठीक है, इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। इसमें सिंचाई की सहायता से सब्जियां तथा खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला की कृषि की जाती है। ठीक है, खीरा इसी समय आता है। ठीक है फ्रेंड्स, एवं मूंग, उड़द, कुल्थी, दलहनी फसलें भी उगाई जाती हैं। इसे दो श्रेणी में रखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक श्रेणी क्या होता है, इसके अंतर्गत नगदी फसलें भी आ जाती हैं। ठीक है, भारत में कृषि के प्रकार। ठीक है, अब देखिए इसमें कृषि के कई प्रकार हैं, कुछ प्रकार मैंने आपके सामने लिए हैं। जैसे सबसे पहले नंबर में बात करेंगे हम स्थानांतरित कृषि, या फिर कह सकते हो आप झूम खेती। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि को ही झूम खेती या झूम कृषि बोलते हैं। देखिए, यह कृषि अभ्यास मुख्य रूप से जनजाति समूहों द्वारा कंद एवं जड़ों वाली फसलों को विकसित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो जनजाति समूहों द्वारा कंद और जड़ों वाली फसलों के। ठीक है, देखिए, भूमि के जंगली या पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पतियों को जलाकर उसे प्राप्त राख से उर्वरा पैदा करते हैं, और उर्वरा पैदा करने के बाद मृदा पर 2-3 वर्ष तक कृषि की जाती है। उसके पश्चात मृदा के अनुवरण होने पर, या फिर आप कह सकते हो जब वो उर्वरक विहीन हो जाती है, ठीक है, तो दूसरे स्थान पर समान विधि अपनाकर यह कृषि चलती रहती है। कहने का मतलब है, जहां पर उस वनस्पति को जलाकर उसको उर्वरा रहित किया गया, वहां पर 2-3 वर्ष तक कृषि की जाती है। तो कहने का मतलब वहां पर 2-3 वर्ष कृषि होती रहेगी, उसके बाद फिर वो उर्वरा विहीन हो जाएगी। फिर जब तक वहां वनस्पति नहीं उग आती तब तक वहां पर वो कृषि नहीं की जाती। फिर यही काम उस जगह किया जाएगा जहां वनस्पति होगी, और वनस्पति को जलाया जाएगा, जलाने के बाद फिर राख में तब्दील किया जाएगा। तो ये जो है चक्र चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, बार बार स्थान परिवर्तन होने के कारण इसे स्थानांतरित या झूम खेती भी कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने झूम खेती के बारे में समझ लिया। आगे देखिए, अब आगे अगर बात करें तो देखिए, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि कहां होती है, कैसे होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कुछ स्थानों पर इसे काटो और जलाओ के नाम से जाना जाता है, और कुछ स्थानों पर बुश-फैलो कृषि का नाम दिया जाता है। तो ये याद रखना, काटो और जलाओ किस कृषि को कहते हैं, तो झूम कृषि को। बुश-फैलो कृषि किस कृषि को कहते हैं, तो झूम कृषि को। ठीक है, स्थानीय रूप से इस कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में झूम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पौध, केरल में ओनम, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में बीवर, मसान, पेड़ा तथा बीरा, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा कहा जाता है। तो इस झूम कृषि के जो नाम है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए, दूसरे नंबर में बात करेंगे तो निर्वाह खेती। कौन सी? निर्वाह खेती। अब ये निर्वाह खेती क्या होती है, इसे समझते हैं। देखिए, यह एक व्यापक रूप से प्रचलित कृषि तकनीक है जो पूरे भारत में देखी जा सकती है। ठीक है, किसान और उसका परिवार मानव श्रम व पशुबल की सहायता से घरेलू मांग की पूर्ति करने व स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए अनाज पैदा करता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में खाद्य फसलों को वरीयता दी जाती है तथा वर्ष में 2 या 3 फसलें सघन रूप से उगाई जाती हैं। ठीक है, निर्वाह कृषि में सिंचाई सुविधाओं की कमी, सूखा तथा बाढ़ की क्षति, उन्नत बीज उर्वरकों एवं कीटनाशक का कम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो निर्वाह कृषि में किसी की भी कृषि की जाती है, लेकिन उतनी मात्रा में फसल नहीं उत्पादित होती। ठीक है, आगे बात करेंगे 3 नंबर पे गहन कृषि। कौन सी कृषि? गहन कृषि। तो देखिए, भारत में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार का कृषि अभ्यास देखा जा सकता है। ठीक है, यह हर संभव प्रयास करके पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके एक निष्माचित
समयांतराल के दौरान अधिकतम संभव प्रयास करने के द्वारा उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास होता है। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सामान्यतः 200% से अधिक सख्त गहनता वाला क्षेत्र गहन या सघन कृषि क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर वास्तव में बात करें तो अधिक जनसंख्या घनत्व तथा भूमि की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई, फल परिवर्तन आदि का अधिकतम प्रयोग द्वारा ये खेती की जाती है। तो गहन कृषि का मतलब क्या होता है? जहां पर एक ऐसा क्षेत्र जो गहनता को प्रदर्शित करता हो। ठीक है, अधिकतम संभव प्रयास के द्वारा उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। जैसे मतलब कहीं कहीं ले लो आप 1 बीघे खेत में जहां 20 बीसे का एक खेत होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? 20 बीसे का 1 बीघा खेत, उसमें 1 बीघे खेत में अगर 20 बीसे का है तो लगभग 6 से लेके 8 कुंटल फसल होने का प्रावधान रहता है। हो सकता है अगर उसमें सिंचाई और बीज जितना भी उसका जो हम कीटनाशक दवाएं या और भी खाद्य पदार्थ यूज करते हैं वो अच्छे किए गए तो इतना होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। देखिए बात करेंगे अब व्यापक कृषि के बारे में। किसके बारे में? व्यापक कृषि के बारे में। तो व्यापक कृषि क्या होता है इसे समझिए। देखिए यह आधुनिक प्रकार की खेती है। ठीक है, जिसे बड़े पैमाने पर विकसित दुनिया में और भारत के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। ठीक है, यह मानव श्रम बल के विरोध में मशीनरी पर काफी हद तक निर्भर होती है। देखिए पीछे वाले में गहनता वाले में क्या देखा था कि उसमें श्रम बल था। ठीक है, किसान के द्वारा श्रम किया जाता था। इसमें व्यापक में क्या है? इसमें श्रम बल नहीं है बल्कि इसके विरोध में मशीनरी कार्य होता है। ठीक है, इस पद्धति में विस्तृत क्षेत्र में मशीनों के द्वारा यांत्रिक विधि से खेती की जाती है जिसमें मानव श्रम की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, परंतु इस विधि के द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, देशों में इस प्रकार की कृषि पद्धति प्रचलित है। ठीक है, जहां कम जनसंख्या होती है। ठीक है, देखिए अगली बात अगर करेंगे तो वाणिज्यिक कृषि। कौन सी कृषि? वाणिज्यिक कृषि। देखिए वाणिज्यिक कृषि का लक्ष्य एक उच्च उपज वाली फसल को पैदा करना होता है। ठीक है, कैसे? एक उच्च उपज वाली फसल को पैदा करना होता है। ठीक है, ताकि उत्पादन अन्य देशों या लाभ के लिए दूसरे क्षेत्रों में निर्यात किया जा सके। ठीक है, जिसमें हमें प्राइस ज्यादा मिल सके, जीडीपी अच्छा रख सके। ठीक है, देखिए क्या होता है, गेहूं, कपास, गन्ना, तंबाकू और मक्का कुछ वाणिज्यिक फसलें हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि वाणिज्यिक फसलें बताओ तो ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए ये होती कहाँ कहाँ हैं, तो इनकी बात को तो ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित राज्यों में नगद बिक्री हेतु उगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए तंबाकू जो है ये नगदी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला समझेंगे हम बागवानी कृषि। कौन सी कृषि? बागवानी कृषि। तो देखिए इस शैली को अक्सर ऐसी फसलों के लिए उपयोग किया जाता है जिनको उगाने के लिए बहुत बड़े क्षेत्रफल और लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहने का मतलब है लगा के भूल जाओ, पता नहीं कितने समय में इसमें कृषि हमें प्राप्त हो। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूं तो रबड़, चाय, नारियल, कॉफी, कोको, मसाले और फल। ठीक है, अब जैसे कोई भी फल ले लो, मान लो आप एक पेड़ लगाते हो, आप आम का पेड़ ले लो। किसका? आम का पेड़ ले लो। अब आम का पेड़ मान लो आपने लगा दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी लगा दो और अगले साल तुम्हें आम मिलने लगेंगे, नहीं। तो क्योंकि उसमें समय लगता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? बागवानी कृषि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस प्रकार की कृषि के लिए बहुत अधिक पूंजी एवं श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए बागवानी कृषि मुख्यतः कंपनियों एवं कॉरपोरेट घरानों द्वारा बड़ी मात्रा में जमीन को लीज पर लेकर की जाती है। ठीक है, बागवान केवल एक फसल का उत्पादन करने में सक्षम है। जैसे मान लीजिएगा, कैसे? अब मान लीजिए आपने एक बड़ा सा क्षेत्रफल का खेत ले लिया। ठीक है, बड़ा क्षेत्रफल का खेत ले लिया। अब उस बड़े क्षेत्रफल में आपने क्या किया, एक जगह तो पेड़ लगा दिया आपने। किसका? एक जगह पेड़ लगा रहे हो आपने नारियल का, और एक जगह पेड़ लगा रहे हो आप मान लो किसी फल का या कोई भी फल, रबड़, चाय का। अगर एक जगह खेती कर रहे हो, थोड़े से में रबड़ कर ली, थोड़े में चाय कर ली, थोड़े में नारियल कर लिए, थोड़े में आम कर लिए, तो ये ऐसे नहीं हो सकता ना, पता चले वो तो घर वाले ही खा जाएंगे पूरे।
तो इसलिए आपको ये ध्यान देना होता है कि जैसे अगर किसी को आम करना है तो वो आम की खेती कर लेगा, ठीक है, नारियल करना है तो नारियल ही, तो इसीलिए केवल एक फसल का ही उत्पादन करने में सक्षम होता है, ठीक है। अब जैसे बात करें, देखिए केरल में, कहाँ, केरल में, असम में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में बागान कृषि का उपयोग भारी मात्रा में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बात करेंगे अब सूखी भूमि खेती, ठीक है। केवल नाम से पता चलता है देश के शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत समेत शुष्क भूमि खेती का अभ्यास किया जाता है, ठीक है। कहाँ, तो रेगिस्तानी इलाकों में, ठीक है, जैसे उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत समेत शुष्क जितने भी भूमि क्षेत्र हैं उनमें किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ज्वार, बाजरा, मटर जैसी फसलों में पानी की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। इनमें पानी बहुत कम लगाया जाता है क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, इसलिए ऐसी फसलें वहां पर की जाती हैं जिसमें हमें कम पानी की आवश्यकता और फसल भी मिल जाए, ठीक है। इसलिए इन परिस्थितियों में इसे उगाया जाता है, ठीक है। ये 8 नंबर में गीले भूमि की खेती, 8वें नंबर में हम क्या देखेंगे, गीले भूमि की खेती। अब देखिए एक बात समझिए, भारी मानसून बारिश और बाद में बाढ़ से भारत के कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में इस प्रकार की खेती करना सुलभ माना जाता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो चावल, जूट और गन्ना इसके लिए उपयुक्त हैं, ठीक है। तो देखिए चावल के लिए भारी मात्रा में बारिश की आवश्यकता होती है, जहां बारिश नहीं होगी तो वहां पर चावल नहीं हो सकता, ठीक है। हो तो सकता है पर मात्रा उतनी नहीं है। अब देखिए कोई भी चीज हो, जहां जरूरत आप किसी भी चीज को जबरदस्ती वहां पर भर के डाल दें, ठीक है। जैसे एक ऐसा क्षेत्र जहां चावल नहीं हो रहा है, आप वहां पानी भरते रहिए तो सूरज जो 1 बीघे में जहां 8 कुंटल हो रहा होगा वहां की बजाय सूरज 2 कुंटल होगा, तो ऐसे में लॉस हो जाएगा ना आपको। इसी वजह से ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। एक बात और समझ लेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा थोड़ा सा, एक नवे प्रकार की खेती के बारे में अगर बात करूं, किसके, नवे प्रकार की खेती के बारे में बात करूं, जिसे बोलते हैं एक्वापोनिक्स। क्या बोलते हैं, एक्वापोनिक्स। तो इसके बारे में हमारी सरकारें जो हैं जोर दे रही हैं। तो एक्वापोनिक्स खेती जो है ये अभी हमारे भारत में या अन्य उपमहाद्वीपों में इसकी स्थिति बड़ी ही दुर्लभ है, तो इसमें अभी खोजबीन चल रही है। फिर जैसे ही नवे प्रकार की खेती आपको पता चलेगी तो हम आपको इसके लिए वीडियो रिलीज कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले पॉइंट की बात करेंगे, तो भारत में फसलों के उत्पादक राज्यों के बारे में, ठीक है। तो भारत में फसलों के उत्पादक राज्यों के बारे में अगर बात करें तो जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश। गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, गेहूं में भी उत्तर प्रदेश है और गन्ने में भी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। केवल भारत की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये विश्व की बात नहीं कर रहे। कपास की बात करें तो कपास में जो है फ्रेंड्स गुजरात है, ठीक है। सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन का जो है मध्य प्रदेश है, ठीक है। तिलहन, सौंफ, जीरा, इन तीनों में जो आगे है फ्रेंड्स वो है गुजरात। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। इससे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। 4 ऑप्शन दे देगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपको उत्तर क्या लगाना है फ्रेंड्स, सोयाबीन में जो है आपका मध्य प्रदेश है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे सरसों, तो जो सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है। छोटी इलायची और बड़ी इलायची, तो देखिएगा फ्रेंड्स छोटी इलायची जो पाई जाती है केरल में पाई जाती है, ठीक है। और बड़ी इलायची की बात करें तो वो सिक्किम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा सूखे मेवे का उत्पादन, किसका, सूखे मेवे का उत्पादन। तो जैसे सूखे मेवे के उत्पादन के बारे में बात करेंगे तो मूंगफली, जो आपकी मूंगफली है ये गुजरात में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। केसर की बात करें तो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में। किशमिश का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में। काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में। बादाम का सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में। अंजीर का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में। खजूर का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में। लौंग का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स इसमें हमने बात की थी सूखे मेवे के उत्पादन के बारे में। आगे देखेंगे, चलिए बात करते हैं अब सब्जियों के उत्पादन के बारे में, ठीक है। तो टमाटर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। फूल गोभी और आलू की बात करें तो उत्तर प्रदेश में। पत्ता गोभी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में।
बैंगन की बात करें तो ओडिशा में, लौकी की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना। मूली की बात करें तो पश्चिम बंगाल, खीरे की बात करें तो कर्नाटक, गाजर की बात करें तो हरियाणा, ककड़ी की बात करें तो कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब्जियों का उत्पादन देख लिया आपने। अब बात करेंगे फ्रेंड्स फलों के उत्पादन के बारे में। किसके? तो फलों के उत्पादन। देखिए, केले की अगर बात करें तो तमिलनाडु, आम की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, आपने सुना होगा लखनऊ, मलिहाबाद। ठीक है, सेव की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पपीता की बात करें तो आंध्र प्रदेश, अनार की बात करें तो महाराष्ट्र, संतरे की बात करें तो पंजाब, और वहीं मुसब्बी या मुसम्मी, कहीं कहीं मुसब्बी बोलते हैं, कहीं कहीं मुसम्मी बोलते हैं, संतरे की ही प्रजाति की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। ध्यान रखना, संतरे और मौसमी का अलग अलग उत्पादन होता है, संतरे का पंजाब में और मौसमी का आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वहीं नाशपाती की अगर बात करूं तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लीजिएगा फलों के बारे में। देखिए, आगे अगर बात करें तो यहां पर गौर कीजिएगा, अनानास का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, नींबू का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, तरबूज का उत्तर प्रदेश में होता है, अंगूर का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है, अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, आंवले का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, अखरोट का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, लीची का बिहार में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने सारे फल भी समझ लिए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जीकेएस क्लासेस में आज हम बात करेंगे हरित क्रांति की। किसकी बात करेंगे? हरित क्रांति की। और हरित क्रांति से एग्जाम में काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उसका कल्चर क्या होता है, या फिर उसकी क्रांतियों से संबंधित, या फिर इसकी खोजों से संबंधित, या फिर उसकी किस्मों से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें पुटअप करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समय न लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, आज भारत को विश्व के 15 सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में गिना जाता है। ठीक है, लेकिन विश्व भर में कृषि के क्षेत्र में जो स्थिति आज भारत की है, उसका कहीं ना कहीं श्रेय किसे जाता है? तो हरित क्रांति को जाता है। ठीक है, क्योंकि यही वह समय था जब देश में कृषि उत्पादन में भारी बदलाव हुआ था। हरित क्रांति के आने से सबसे ज्यादा बदलाव जो हुआ वो गेहूं में हुआ, उसके बाद किस में हुआ? तो चावल में हुआ। और गेहूं चावल ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। अगर बात करूं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 से 60 के मध्य पूर्व विश्व अजीब से अवसाद और तनाव से गुजर रहा था। मैंने क्या बताया, 1940 से 60 के बीच जो स्थितियां बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें काफी नरसंहार हुआ और बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ। तो वहां पर बहुत ही स्थिति अजीब और गरीब हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, अगर आगे बात करें तो इस समय सबसे अधिक नुकसान से गुजरने वाला देश जो था, जापान था। कौन था? सबसे अधिक नुकसान से गुजरने वाला देश जापान का विकास करने की सबसे अधिक आवश्यकता थी। रीजन क्या था फ्रेंड्स? रीजन क्या था? क्योंकि वहां पर अमेरिका ने बहुत ही बड़ा आक्रामक रूप धारण किया था, वहां बहुत नुकसान किया था। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, उससे वो जापान उभर नहीं पाया था। क्या होता है, इसको पुनः स्थायी रूप से उठाने में किसको श्रेय जाता है? तो अमेरिका सेना में एक जवान थे, जिसको हम बोलते हैं, अमेरिका सेना में एक कृषि वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एस सिसिल सुलेमान। उन्होंने भारी मात्रा में अमेरिका के जवान होने के बावजूद जापान में एक किस्म की खोज करके उनको दिया। क्या होता है, उन्होंने विभिन्न शोधों और तकनीकी का प्रयोग करके एक विशेष प्रकार के गेहूं की किस्म तैयार की। ठीक है, जिसका दाना काफी बड़ा था। वो दाना उन्होंने जापान को दिया। फिर क्या होता है, आजादी से पहले ही पश्चिम बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई। तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना, अमेरिकी सैनिक के बारे में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, कई बार रिपीट हो चुका है कि उस वैज्ञानिक का या उस सैनिक का क्या नाम था? तो एस सिसिल सुलेमान नाम था। ठीक है, बात करेंगे 1947 की। तो 1947 में मिली आजादी के देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कृषि क्षेत्र पर बल तो दिया, लेकिन उस वक्त तक भी भारत पुराने ही तरीकों से खेती कर रहा था। ठीक है, अब होता क्या, जिसकी वजह से देश में कई फसलों का हमें आयात करना पड़ता था।
लेकिन क्या हुआ, भारत में अनाज की उपज बढ़ाने की सख्त जरूरत थी। इसके बाद भारत को बोरलॉग और गेहूं की नोरिन किस्म की प्रजाति का पता चला कि भाई ऐसा बोरलॉग एक व्यक्ति हैं जिन्होंने गेहूं में बहुत ही बदलाव किया। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर बात करें हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग है, इनका पूरा नाम है। ठीक है, और अगर बात करें हरित क्रांति शब्द के जनक, तो डॉक्टर विलियम ग्रांड हैं जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तो ये तीनों चीजें याद रखना कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो बोरलॉग हैं। ठीक है, और अगर हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है, तो डॉक्टर विलियम ग्रांड है। अगर भारत के हरित क्रांति के जनक की बात करूं तो आगे देखिएगा, भारत की या भारत में हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है या हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। देखिए बात करें तो वर्गीस कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का पिता कहा जाता है या फिर सफेद क्रांति का जनक। अगर हरित क्रांति की बात करें तो आप एम.एस. स्वामीनाथन लगाएंगे। अगर सफेद क्रांति की बात करें तो वर्गीस कुरियन लगाएंगे। ठीक है, देखिए भारत में फिलीपींस से चावल एवं मैक्सिको से गेहूं के बीज आयात किए गए तथा भारत में ब्रीडिंग द्वारा गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की गईं। पंतनगर की अगर बात करें तो जो उत्तराखंड में पड़ता है, भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थली कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन करता है कि हरित क्रांति का जन्म स्थली किसे कहा जाता है, तो पंतनगर को कहा जाता है जो आपके उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें अगर 1958 की, तो जब 1958 में भारत ने पहली बार 120 लाख टन गेहूं के उत्पादन से हरित क्रांति की शुरुआत की। देखिए था क्या कि जब पहले हम 1 टन जितनी खेती में करते थे, उतनी ही खेती में जब हमें नई किस्म का पता चला तो हम वहां पर 6 टन करने लगे। कहने का मतलब है जो वृद्धि हुई वो डायरेक्टली 6 गुना हुई। कितनी हुई? वृद्धि जो हुई डायरेक्टली 6 गुना हुई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में के मध्य मानी गई। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादनकर्ता जो है वो विलियम यार्ड है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किसमें पड़ा, तो गेहूं पर पड़ा। और हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन, ठीक है, के उत्पादन पर प्रभाव जो है वो घटा था। कहने का मतलब है जब गेहूं और चावल की वृद्धि हो रही थी तब ये जो मोटे अनाज थे इनका जो है उत्पादन वो कम हो रहा था, उस पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आगे देखिए। अगर बात करें द्वितीय हरित क्रांति में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, हालांकि दलहन और तिलहन में भी वृद्धि हुई। देखिए हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम राज्य पंजाब को चुना गया। ठीक है, वहीं पर कार्य हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत अगर पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थात 1961 से 66 के मध्य हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरित क्रांति से संबंधित जितने भी पॉइंट थे यहाँ पर आपको क्लियर किए गए। चलिए तो आगे देखिए, भारत में प्रमुख कृषि क्रांति। ठीक है, भारत में प्रमुख कृषि क्रांति। अगर भारत में कृषि क्रांति की बात करें तो देखिएगा, देखिए एक तरफ क्रांति दिखाई गई है और एक तरफ जो दिखाया गया है वो उत्पादन संबंध। तो हरित क्रांति का संबंध किससे, तो खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे, तो तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे, तो उर्वरक उत्पादन से। अगर नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, देखिए एक बात याद रखना, हरित क्रांति की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे यहां मैंने आपको बताया खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, अगर हरित सोना क्रांति बोलता है तो आप बांस उत्पादन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बांस उत्पादन। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो कहां समझ लिया, देखिए हरित का खाद्यान्न से हो गया, श्वेत का क्रांति से हो गया, पीली का तिलहन से हो गया, भूरी का उर्वरक से हो गया, नीली क्रांति जो है उसका मत्स्य से है, लाल क्रांति जो है या तो टमाटर कह दो आप और या तो मांस उत्पादन, दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी। आगे देखिएगा, बात करेंगे गुलाबी क्रांति का। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध आपके मसाला उत्पादन से है। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध जो है वो फल उत्पादन से रखा गया है।
रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध जो है बायोडीजल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है आपका फल से संबंधित है। सिल्वर क्रांति जो है आपका कपास से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे। तो सिल्वर क्रांति आपने देख लिया है, कपास से संबंधित है। सदाबहार क्रांति कृषि से संबंधित है और जैव तकनीकी से, ठीक है। धूसर या फिर सिलेटी क्रांति बहुत आसान है, सीमेंट से, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। देखिए सबकी निगरानी कौन करता है, तो इंद्रधनुषी क्रांति करता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे, तो कपास उत्पादन से। ये तीसरी क्रांति है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरी क्रांति किस फसल के लिए आई, तो कपास उत्पादन के लिए आई, ठीक है। ग्रीन गोल्ड क्रांति तो चाय उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति तो इसमें मूंग के अंदर मोटे अनाज आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा। देखिए हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति तो यहां पर ध्यान रखना, बांस उत्पादन से पहले भी बताया था मैंने आपको। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। देखिए जोहड़े वाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो राजेंद्र सिंह, ठीक है, इनके द्वारा। एनएच क्रांति की बात करें तो नेशनल हाईवे अर्थात स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए। तो आगे बात करेंगे फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हैं, सही है। एक तरफ देखिए कृषि के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। अगर बात करूं तो जैसे सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, ठीक है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर तो फ्लावर माने फूल होता है, बहुत इजी है, फूलों से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। तो ये 5 समझ में आ गए। आगे देखिए। देखिए आगे बात करें तो वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर जो है आपका केंचुआ पालन से संबंधित है। पोमो कल्चर आपका फलों से संबंधित है। ओलेरी कल्चर आपका सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर आपके बागवानी से संबंधित है। एरोपोटिक कल्चर जो है आपका हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स ये जल में पौधों को उगाने से संबंधित है, वो भी मृदा रहित, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कृषि के अंतर्गत प्रमुख जो है अनुसंधान, ठीक है। तो देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो है आपका देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान का है देहरादून में। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान का है तो देहरादून में, ठीक है। तो ये तीनों जो वनों से संबंधित हैं या वन्य जीवों से संबंधित हैं तो वो आपके कहाँ हैं, तो देहरादून में। अगर बात करूं मैं केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर कहाँ पड़ता है, तो बरेली। कहाँ है, बरेली, ठीक है। तो याद रखना है आपको। पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। देखिए एक तो है केवल पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में और पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, तो दोनों आप नागपुर ही टिक करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। कौन कौन से, तो देखिए एक तो ये वाला पर्यावरण और दूसरा ये पर्यावरण, ठीक है, दोनों नागपुर में लगाएंगे, सही है। अगर बोलता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तो ये नई दिल्ली में है। क्या, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। देखिए आगे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो ऐसे दे देगा, जैसे मान लो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो प्रयागराज भी दे दिया, करनाल भी दे दिया, या फिर और भी संबंधित जैसे बंगलोर दिल्ली दे दिया। तो आप दिमाग आपका घूमता रहेगा कि यार मृदा के लिए प्रयागराज लगाएं या फिर करनाल लगाएं। तो अगर मृदा एवं लवणता की बात करें तो ही करनाल लगाना, वरना प्रयागराज, ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलोर, ठीक है, बंगलोर।
प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है, ये नई इधर